चलिए, इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर? शैल वी स्टार्ट नाउ? चलिए, ठीक है, थैंक यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे हाउ टू ड्रॉ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? माय मेन ऑब्जेक्टिव इज कि मैं जो shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, आफ्ताब आलम खान, आफ्ताब तो ठीक है, स्टूडेंट है ना? करेक्ट है, आफ्ताब खान इज अ स्टूडेंट, राइट? यस सर। है ना? यार, एनी वन ऑफ यू जो कोऑर्डिनेटर हो या फिर थोड़ा एक्टिव हो, तो प्लीज मेक श्योर कि जो बच्चे आउटसाइड वीर माता ज्वाइन करते हैं, वट एवर इज द रीजन, अगर पॉसिबल उनका भी डोमेन चेंज हो जाए और ये बार बार मीटिंग के लिए आस ना करें, क्योंकि अगेन एंड अगेन इट विल डिस्टर्ब अस। ठीक है, चलिए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? और मेन ऑब्जेक्टिव इज कि एटलीस्ट वी क्रिएट सम मेथड्स by which we can solve problems very quickly। क्योंकि कन्वेंशनल मेथड जो होता है, that that takes lot of time in drawing free body, in drawing shear force and bending moment diagram। तो मैं ये चाहता हूं कि I present you such kind of method, मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखा दूं। I repeat, it won't be a short trick, okay? मैं उसे शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूंगा। हम बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर करके उनके डूज एंड डोंट समझकर एक रूल बुक बना लेंगे। एंड वंस वी हैव क्रिएटेड दैट रूल बुक, आफ्टर दैट एनी प्रॉब्लम व्हिच अर्लियर वाज टेकिंग 10 15 20 30 50 40 मिनट्स नाउ वुड बी सॉल्व्ड विद इन 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। बट वही बात है, अगर आधी घंटे की प्रॉब्लम को 2 मिनट में कन्वर्ट करना है, फॉर दैट वी नीड टू डेवलप सम कॉन्सेप्ट्स। तो इनिशियली मे बी यू फील दैट कि सर ये मेथड लेंदी है, बट लेटर ऑन वंस वी डेवलप ऑल द रूल्स वी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। ओके, तो पहले हम हमारा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, बेसिक्स को और स्ट्रेंथन कर लेते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, सो इन माय प्रीवियस क्लास मैंने ये सिंपली सपोर्टेड बीम लिया था, लोड सेंटर पे लग रहा था, रिएक्शन P/2 आएगा। ये रिएक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप यूज करके रिएक्शंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो चूंकि लोडिंग सिमेट्रिक थी, इसलिए हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आपको निकालना क्या है। सर, हमें शियर फोर्सेस निकालने हैं हर एक पॉइंट पर, और सर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है हर एक पॉइंट पर। क्या है ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट? इफ यू रिकॉल, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर नथिंग बट internal forces which are generated to fight this external forces। what is the external force? देखो पिक्चर हुई क्या, आपने P लगाया, अब P के कारण तो रिएक्शन जनरेट हुई, तो ये रिएक्शन भी अब एक्सटर्नल फोर्स के डोमेन में आ चुकी है। तो बेसिकली एक्सटर्नली आप देखो तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, बट इंटरनली अगर आप देखोगे तो सम फोर्सेस हैज बीन जनरेटेड टू कीप दैट बॉडी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इंटरनल फोर्सेस कैसे निकालोगे? सबसे सही तरीका है इंटरनल फोर्सेस निकालने का, आप कट करिए। तो चलिए मैं सबसे पहले कट लगाता हूँ और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कट लगेगा तो यहाँ पे P/2 तो था ही आपका, ये 0 हो गया था, और मैंने यहाँ पर कट लगाया, ये कट लग गया। अब जब भी कट लगेगा तो इंटरनल फोर्सेस रिवील होंगे। कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस रिवील होंगे? सर, दो टाइप के, एक तो शियर फोर्स और दूसरा बेंडिंग। सर, आपने शियर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर क्यों नहीं लिखी?
और आपने बेंडिंग मोमेंट ये क्यों नहीं लिया, सॉरी ये तो लिया हुआ है, ये क्यों नहीं लिया यार? अभी के लिए बस मैं आपको इतना कहूंगा, दिस इज माय चॉइस एंड डेफिनेटली वॉट एवर चॉइस आई मेक फॉर बेटरमेंट ऑफ यू, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाएगी, इसलिए मैं ये चॉइस कर रहा हूं। तो फॉर द टाइमिंग आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बता दूं। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगी क्योंकि साइन कन्वेंशन है, कन्वेंशन याद करना पड़ते हैं हमेशा। तो मेरा साइन कन्वेंशन है, मैं साइन कन्वेंशन यहां लिख देता हूं कि व्हेनेवर यू मेक अ कट, जब भी आप कट लगाओगे, हम पहली बात तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है राइट टू लेफ्ट मूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बट दैट इज व्हाट अ यूजुअल मेथड वी विल फॉलो, लेफ्ट टू राइट। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज यहां पर ये कि जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो कट तो ऐसे ही लगेगा। तो ये जो सेक्शन है आपका, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, ये फेस कट के बाहर आया, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस फेस की डायरेक्शन क्या है सर? प्लस एक्स। नॉर्मल जो होता है वो डायरेक्शन होती है फेस की, याद रखिएगा, जो नॉर्मल होता है सरफेस पे वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो याद रखिए जब भी कट लगाते हो और वो कट पे जो फेस बनता है उसकी डायरेक्शन प्लस एक्स होती है, तो आपको शियर फोर्स नीचे की तरफ लेना है और बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसका अपोजिट अगर होता, मतलब अगर आप कट लगाते और आपका फेस ये बनता, जो कि कब होता, जब आप राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करते, तो आपका डायरेक्शन माइनस एक्स हो जाता, तब आप शियर फोर्स ऊपर की तरफ लेते। ये साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन बहुत यूजफुल है इन द सेंस दैट आप चाहो तो इसके अपोजिट भी ले सकते हो बिकॉज इट्स अ कन्वेंशन, बट इट विल हेल्प टू मेक आवर प्रॉब्लम मच सिंपलर, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। ठीक है सर, एग्री टू दैट पॉइंट। कैसे सिंपल होगा वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। सर नेगेटिव आ गया तो देखो, अगर आप सॉल्व करते हो पॉजिटिव आता है, मतलब Vx की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये आप ऊपर ड्रॉ करोगे, दिस इज पॉजिटिव जोन, और अगर नेगेटिव आता है तो बिलो एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे क्योंकि नेगेटिव Vx हो जाएगा। ये मतलब हुआ साइन कन्वेंशन। आई रिपीट कि अगर आप सॉल्व करते हो और पॉजिटिव आता है Vx का वैल्यू, तो आप उसे ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे क्योंकि ये प्लस एक्स एक्स प्लस Vx एक्सिस है, और अगर आप Vx के लिए सॉल्व करते हो और वो नेगेटिव आता है तो आप उसे एक्स एक्सिस के नीचे ड्रॉ करोगे। लेट्स सी, जो भी मैंने कहा आई विल एक्सप्लेन यू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब वापस से ये बॉडी हमारे लिए इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अगर पूरी की पूरी बीम इक्विलिब्रियम में है तो उसके सारे पार्ट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ये Vx और Mx जनरेट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, और ये वायरस है, ऐसा समझ लो। तो दिस इज द वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। महेश धोत्रे, महेश को ले ले अंदर, इसी फ्रेंड वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसको देखा हुआ है मैंने। जल्दी बोलो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। शुड आई टेक इन महेश? अरे कोई तो दोस्त होगा महेश का। आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मैं, Yes, sir, you're हाँ audible. Yes, sir. महेश को आप जानते हो क्या? अरे नहीं जानते हो तो मना कर दो। तो महेश को अंदर नहीं ले रहा फिर मैं, क्योंकि नन ऑफ यू नो हिम। ओके,
ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो अब देखते हैं कि इम्यून सिस्टम की वैल्यूज क्या होगी। नहीं यार, ये है बंदा महेश धोत्रे। आप देख लो यार, किसी का लॉस होगा। वैसे तो लॉस होना चाहिए क्योंकि लेट ज्वाइन कर रहा है, बट ठीक है, लास्ट टाइम अलाउ कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा हूँ, आप देख लें। इसको अंदर लेना है तो बता देना मुझे, अगर आप श्योर हो तो। और नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं लूंगा अब आप लोगों को। लास्ट टाइम है, आप सब समझते हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बीच में। मैंने व्हाट्सएप किया है, मुझे बता देना आप, अगर लेना होगा तो मैं इसको ले लूंगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये बॉडी को इम्यून सिस्टम मिल चुका है। ये इम्यून सिस्टम इंटरनल फोर्सेस है और ये जनरेट इसलिए हुए ताकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस से फाइट कर सके। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, प्लस को ऊपर मान के ले लीजिए। यहाँ प्लस को मान लीजिए ऊपर, नीचे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोकल साइन करना है। चलो तो p बाई 2 माइनस वी एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपने प्लस को ऊपर माना है, इज इक्वल टू 0। तो वी एक्स आ जाएगा आपका p बाय। ओके, नेक्स्ट इज x। ठीक है, ये लेंथ x है। अब हम मोमेंट 0 कर देते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो कैसे होगा 0 भाई? p बाय 2 इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ पर भी पहले साइन दे दो। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो ये माइनस आएगा, प्लस m ऑफ x। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। Vx इक्वल टू p बाई 2। ये p बाई 2 कब तक रहेगा ये देखिए। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, कोई लोडिंग आई नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर भी नहीं पड़ना है, यहाँ पर भी नहीं पड़ना है, यहाँ पर भी नहीं पड़ना है, यहाँ तक भी नहीं पड़ना है, यहाँ तक भी नहीं पड़ना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वैल्यू p बाई 2 है और ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, क्योंकि लोडिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ऐसे भी देख लो ये x का फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर मैं x 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ अगर, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू l बाई 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो pl बाई 4 आ जाएगा। चलिए, और ये सॉरी m ऑफ x नहीं, m एट x इक्वल टू l बाई 2। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप जानते हैं। जैसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, दिस इज pl बाय 4। अब सर यहाँ वैल्यू, ये यहाँ से चालू किया है आपने, यहाँ का क्या सीन होगा आप बता सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज समझिएगा। यहाँ पर पहले मैं इसे नीचे कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, चलिए इस जोन की बात थोड़ी देर बाद करते हैं। एक एग्जांपल और आगे लेते हैं ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आए। अब जो मैं नेक्स्ट कट लगाने वाला हूँ वो यहाँ लगाने, क्योंकि इसमें p भी इंक्लूड हो जाएगा, p बाई 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस p के कारण कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। वी आर नॉट श्योर राइट। तो ये तो सर p हो गया और इसके आगे आपने कट लगा दिया, तो vx नीचे की तरफ और mx, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। क्योंकि प्लस आया था तो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ है आपका p बाई 2, p, लेट अस से दिस डिस्टेंस is x। अगेन ये आपकी इम्यून सिस्टम है, समेशन एफ एक्स
समेशन fi इक्वल टू 0, मैंने समेशन fx लिख दिया था क्या? सॉरी फॉर दैट। तो p/2 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ p माइनस, नीचे की तरफ vx माइनस, तो vx आ गया आपका माइनस p/2। और अगर हम समेशन fx समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 रखें, लेट्स से अबाउट दिस पॉइंट, से आप कोई भी सेक्शन बोल दीजिए, बोल दीजिए, तो समेशन मोमेंट अबाउट, तो इसे पॉजिटिव मान के, तो m ऑफ x तो है ही, और p/2 का आप देखोगे तो माइनस p/2 x, और ये है आपका डिस्टेंस l/2 x माइनस l/2 प्लस, प्लीज चेक फॉर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होती है तो m ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी पहले से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस px/2 प्लस px माइनस pl/, m ऑफ x आएगा आपका प्लस px/2 माइनस pl/, m ऑफ x आ जाएगा आपका pl माइनस px/2 प्लस pl, m ऑफ x मतलब m एज अ फंक्शन ऑफ x। चलिए पहले ऐसे ही खत्म कर देते हैं बेंडिंग मोमेंट को बनाकर। x की वैल्यू मैं अगर l/2 डालता हूं, क्योंकि मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो एट x इक्वल टू l/2, x इक्वल टू l/2, m ऑफ x इक्वल टू माइनस pl/4 प्लस pl/2। इसे सॉल्व करोगे तो pl/4 आंसर आ जाएगा, प्लस pl, मतलब यहां पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जो वैल्यू जस्ट इसके पहले थी वही जस्ट इसके बाद है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम है, ऐसा समझ। अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो भी वैल्यू सेम आ रही है, और राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो भी वैल्यू सेम आ रही है। और एक वैल्यू में m ऑफ x चेक कर लेता हूं, x इक्वल टू x इक्वल टू l, m आ जाएगा आपका माइनस pl/2 प्लस pl, यहां सब्स्टिट्यूट किया, m आ जाएगा आपका, मतलब यहां पर जो वैल्यू है, just extend this line, so this value is 0, straight line, इक्वेशन अभी भी स्ट्रेट लाइन देख सकते हो। This is the equation, which is the equation of straight line। चलिए सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो समझ में आ गया, शियर फोर्स डायग्राम में क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम में अगर आप देखो तो Vx की वैल्यू जो आई है वो माइनस p/2 आई है। माइनस के लिए मैंने बताया था आपको कि हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, तो ये प्लस p/2 था आपका, या माइनस p/2 वैल्यू, और उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि x इक्वल टू l/2 पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, प्रशांत सेज p, प्रज्वल सेज p, भूषण सेज p, निवृत्ति सेज 0। Any more attempts? Yashraj says 0. Okay, good. देखिए चीज कैसी,
जब आप इस पॉइंट P को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू प्लस P बाय 2, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो माइनस P बाय 2। ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा भी याद हो, 11th क्लास का कैलकुलस आपने पढ़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं है। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं है, मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर कोई सिंगल वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हो आप। वैल्यू चेंज हो रही है प्लस P बाय 2 से माइनस P बाय 2 की तरफ। तो बेसिकली आपको क्या कहना है कि ये है एक्चुअली में दिस P। अब बात ध्यान से सुनिए, इसे मैं कहूंगा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स शियर फोर्स डायग्राम में, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स शियर फोर्स डायग्राम में डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। Concentrated force causes sudden jump in shear force diagram, and that jump is in the same direction as that of concentrated force। तो आप यहां देखिए ये जंप कैसे हुआ है, प्लस P बाय 2 से माइनस P बाय 2। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में जंप हुआ है और उसी मैग्नीट्यूड से हुआ है। पहले इसका वैल्यू P था, P बाय 2 था, अब इसका वैल्यू माइनस P बाय 2 है। डाउनवर्ड जंप हुआ मैग्नीट्यूड P से। तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स हमेशा डिसकंटिन्यूटी लेकर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं सेम नहीं है। तो इस पॉइंट पर एक्चुअली में आप सिंगल वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। ये आंसर देना है। हाँ, मैक्सिमम P बाय 2 है, मिनिमम माइनस P बाय 2 है, एवरेज 0 हो जाएगा अगर ऐसे बोले। एक और ऑब्जर्वेशन, ये देखिए, ये भी तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है P बाय 2 का। इसको क्यों बोल रहे हो, ये भी तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है। देखो इसने भी यहाँ पर क्या करा, P बाय 2 की जंप लगाई। ये चालू एक्चुअली में 0 से होता है, शेयर मैं समझाता हूँ क्यों। ये 0 से चालू होता है, P बाय 2 की जंप आई ऊपर की तरफ, तो P बाय 2 गया ऊपर की तरफ, ये कांस्टेंट। फिर P नीचे तो P की जंप नीचे, फिर ये कांस्टेंट, और फिर अब ये देखो P बाय 2 की जंप ऊपर, और 0 पे खत्म होता है। तो जितने भी जगह कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस हैं वहां पर ये सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज। ये एरिया हो गया आपका पॉजिटिव एरिया, ये एरिया हो गया आपका नेगेटिव। तो और दूसरी बात एक और जो ध्यान रखने की है यहाँ पर, वो ये कि ऐसा कोई चेंज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखने को नहीं मिला। ग्रेजुअल चेंज हुआ है, जो ग्रेजुअल चेंज होना था वो हुआ है, बट ऐसा सडन चेंज नहीं हुआ है कि एकदम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू में सडन डिसरप्शन आ गया, सडन डिसकंटिन्यूटी आ गई। कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है यहाँ पर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही हमारा पहला रूल होगा। मैं लिखता हूँ इसको, पहले इसे हम नीचे कर देते हैं। So our first rule, पहले तो एक चीज ध्यान रखें कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। सेकेंड चीज रूल 2, ये मैं समझाता हूं। shear force diagram and bending moment diagram starts with 0 and ends at 0 and must end at 0। मतलब ये चेक होगा आपके लिए। So this would be a very good check, आपने प्रॉब्लम सही किया है नहीं किया। क्यों सर, ऐसा क्यों, देखो समझाता हूं। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे भी, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अभी आप। इसका मतलब क्या, देखो एक तो वैल्यू यहां पर आपके पास थी P बाय 2 प्लस, और आपको पता है यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो आपको इस तरफ वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। मतलब ये सेक्शन को अगर मैं ऐसे बताऊं, ये आपकी बी में अगर 3D में देखोगे तो ये पी है, p/2 है, ये p/2। आपको यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो शेयर फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो Vx और बेंडिंग मोमेंट। चलो सॉल्व करो। समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 कर दो, आई एम सॉरी। तो p Vx ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, प्लस p/2 प्लस p/2, ये सारे ऊपर की तरफ के फोर्सेस हो गए, माइनस p इक्वल टू 0, Vx इक्वल टू 0। अरे आप ही ने तो किया था समेशन fy इक्वल टू 0, तभी तो ये इक्वेशन आई थी, तो ये तो 0 होना ही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये तो आउटर मोस्ट सरफेस है, यहाँ पर इंटरनल फोर्स कैसे जनरेट हो सकते हैं? दिस इज द आउटर मोस्ट सरफेस। इसे क्या दो, इंटरनल फोर्स तो अंदर की तरफ जनरेट होंगे ना। आउटसाइड सरफेस, internal forces will be generated inside body. Okay. Like that. बॉडी के अंदर जनरेट होंगे, बाहर थोड़ा जनरेट होंगे। मतलब इसकी जो अगली लेयर होगी उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है सर। तो आज के बाद ध्यान रखें, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से ही स्टार्ट होगा। ये दूसरा रूल 3, concentrated force causes sudden jump या change in shear force diagram, and that jump is in same direction and is of same magnitude. Note, but no, अच्छा इसको एक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। As left hand side limit is not equal to right hand side। और एक और पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हैं हम कि कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स जो है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, इसको पॉइंट लोड भी कहते हैं, does not causes any sudden change in what? Bending moment. Okay, so these are our 3 rules we have developed. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करने दो। ये रूल्स को मैं एक साथ इकट्ठा करके लिख दूंगा बाद में। अभी के लिए हम इन्हें बॉक्स कर दें ताकि ये हमारे हाईलाइटेड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज आवर फर्स्ट
few rules we have developed. एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं. सिंपल प्रॉब्लम रहेगा रूल्स डेवलप करने के लिए, और फिर वहां से हम और कुछ रूल्स डेवलप करेंगे. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल वुड बी, इसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स था आपका. एग्जांपल ले रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के साथ, एम नॉट. ठीक है, ये रिएक्शन है ए एक्स बाय ए एक्स. सर यहाँ पे तो रिएक्शन आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंट ही लग रहा है, फोर्स तो है नहीं. यार ऐसा किसने कह दिया? ये गलतफहमी क्यों है आपके दिमाग में? करके देख लो, अगर नहीं आएगी तो जीरो हो जाएगी. तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो. सर ए एक्स इक्वल टू, देखो सर बोला था आपने. हाँ हाँ ठीक है, वेट करो. समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, समेशन मोमेंट इक्वल टू जीरो. अच्छा, ये लेंथ है आपकी. चलिए, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए. लेट्स से बी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं. तो आ जाएगा इसे क्लॉकवाइज मान लो, ए वाई इंटू एल प्लस एम नॉट इक्वल टू जीरो. ए वाई देखो जीरो नहीं आया, माइनस एम नॉट अपॉन, और यहां से देखोगे तो बी वाई आ जाएगा आपका प्लस एम नॉट अपॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन. मतलब सीन ऐसा है, इसको अगर करेक्ट करें हम, मैंने कहा था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव आएगा मतलब ऊपर की तरफ, सॉरी नेगेटिव आएगा मतलब डायरेक्शन चेंज करो, सिंपल. तो रिएक्शन देने में ज्यादा सोचना नहीं है. तो कैसा हो जाएगा ये? सर ये नेगेटिव आया मतलब ये एम नॉट बाय एल ऐसा हो जाएगा, और ये एम नॉट बाय एल ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव है. और एक और यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. ये कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जो है, या कपल जो है, ये कपल है, मान लीजिए इसको कपल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो आप. इस तरह से भी दिया जा सकता है आपको. ठीक है, वन एंड सेम थिंग. इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? ये चाहे यहां पर भी होता, यहां पर भी होता, यहां पर भी होता, तो रिएक्शन सेम आता. इसलिए कपल को फ्री वेक्टर के, बट ओनली फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्शंस. मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट के लिए. जैसे फोर्स आपका स्लाइडिंग वेक्टर था सिर्फ एक्सटर्नल रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्शंस, नॉट फॉर इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेशन. इसलिए ये लेंथ भी इंपॉर्टेंट है. देखते हैं, देखो ना, इसको शिफ्ट कर लो आप कपल को कहीं पे भी, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी एक जगह लगा दो, आंसर रिएक्शन का यही आने वाला है. इसलिए इसको फ्री वेक्टर कहते हैं. जैसे हम फोर्स को स्लाइडिंग वेक्टर कहते हैं, वहां पर भी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, अगर आपको याद हो तो पहला लेक्चर. बट इंटरनल फोर्सेस, टेंशन से कंप्रेशन होगा, कोई चीज मैं आपको यहाँ पे भी समझा. चलिए रिएक्शन तो आ गया. स्पेस छोड़ देते हैं, फोर्स और बेंडिंग. तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी
फंक्शन ऑफ x m। चलिए अभी वैसे मुझे पता है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, बनाने में तो हम बना सकते हैं, सॉरी अभी शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स आया नीचे की तरफ m नॉट बाय एल, तो m नॉट बाय एल नीचे की तरफ लगेगा, इतना तो मैं बना सकता हूँ। आगे के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कट लगा, जब कट लगाओगे तो दो चीजें दिखेंगी, m नॉट सॉरी m नॉट बाय एल तो हमारा ऑलरेडी है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x और शेयर फोर्स नीचे की तरफ होगा। अब ये भी समझा दूंगा मैं आपको कि शेयर फोर्स नीचे की तरफ क्यों नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ भी गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। चलो देखो, शेयर फोर्स नीचे की तरफ लिया तो फायदा ये हुआ, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया तो फायदा ये हुआ कि जंप का डायरेक्शन सेम हो गया। करके देखना है टास्क, मैं अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जस्ट अपोजिट लेके चलना, आप ये कन्वेंशन लेके चलना कि आप इसे पॉजिटिव मानना, इसे पॉजिटिव मानना, तो होगा क्या, आपका डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा, आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, मतलब आप नीचे की तरफ जाओगे, मतलब फोर्स ऊपर लगेगा तो जंप आपका नीचे होगा, फिर आपको उल्टा याद रखना पड़ेगा, अब वो आपके ऊपर है, फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा आपका, ये माइनस ई प्लस हो जाएगा। तो दिस इज अप टू यू, हम तो यही मेथड यूज करेंगे। तो ये फायदा होता है इस कन्वेंशन का कि जंप जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होता है, जंप भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर समथिंग अपोजिट। ना ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। शेख हाफन कोई है क्या आपका? तो माइनस एम नॉट बाय माइनस वी एक्स इक्वल टू, तो वी ऑफ एक्स आ गया आपका माइनस एम नॉट बाय, कहाँ तक रहेगा ये वैल्यू? सर जहां तक तो अभी लोड चेंज नहीं हो रहा है वहां तक के लिए तो मैं श्योर, अरे बात चलो अभी इस बारे में बात करते हैं, यहाँ तक तो बना देता हूँ, रुक जाओ पहले ये करके नहीं तो कंफ्यूजन हो, इसके बाद कुछ होगा गड़बड़ तो मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। एमएक्स में देखते हैं क्या हो रहा है। समेशन मोमेंट अबाउट लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, एम ऑफ एक्स प्लस एम नॉट अपॉन एल इंटू एक्स इक्वल टू 0। एम ऑफ एक्स आ जाएगा आपका माइनस एम नॉट अपॉन एक्स, ठीक है करेक्ट। तो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होगा और एक्स इक्वल टू एल पर एल बाय 2 पर एम हो जाएगा
माइनस एम नॉट एल इंटू एल बाय स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है माइनस एम नॉट बाय। चलिए आगे का कुछ कमिटमेंट नहीं कर पा रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, सॉरी कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। तो एक काम करिए ना सर, इसके बाद एक कट और लगा दीजिए, ठीक है? एक कट और बात कर लेते हैं। वैसे नीचे कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ कट लगाया हमने, वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कट लगेगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। एम नॉट बाय एल तो था ही, अब ये एम नॉट आ चुका है एट अ लेंथ ऑफ एल बाय 2। देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। नीचे की तरफ शेयर फोर्स रहेगा, समेशन एफ आई इक्वल टू 0, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के लिखते हैं तो माइनस एम नॉट बाय एल, और वी एक्स भी नीचे ही है और कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस एम नॉट बाय, आई मीन इट इज हैविंग द सेम वैल्यू, नो चेंज इन इट, और दैट्स ग्रेट। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स आ गया जो इसको एम नॉट बाय एल ऊपर ले जाएगा और इसकी वैल्यू वापस 0 कर देगा, होल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव में चलेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लोड से बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंज, सडन चेंज नहीं आया, जो ग्रेजुअल था वही चल रहा है। चलिए बेंडिंग मोमेंट में भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से दिस डिस्टेंस जहां पर मैंने लिया है ये सेक्शन ये x है, ये कट लगाया था और इसे o डैश मान लेते हैं। यार है ना, ये mo लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है? और हमने यहाँ पर ये पॉइंट o ले लिया था, इसको o डैश ले लो, o डैश के बोल यहाँ पर o डबल डैश ले लो। समेशन ऑफ मोमेंट, चलिए देखते हैं। एम नॉट बाय ये तो एम एक्स तो ऐसा कैसे ही होगा, ये निकालना है हमको, प्लस एम नॉट बाय एल इंटू एक्स, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, बट यहाँ पर एक ये भी इंक्लूड हो चुका है तो इसका इफेक्ट आएगा, कितना आएगा माइनस इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले तो मैं एट एक्स इक्वल टू एल बाय 2 देखता हूँ कि डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, क्योंकि जहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स लगते हैं ना वहां डिसकंटिन्यूटी आती है। अभी हमने पिछले में देखा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स से शियर फोर्स डायग्राम में, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट से लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। तो mx आएगा यहाँ पर आपका, मतलब m एट x इक्वल टू l बाय 2, m नॉट x बाय l, x by l is l by 2 divided by l minus m not equal to 0. Sorry, m plus this equal to 0. तो ये गया इससे m not by 2 minus m not is minus m not by 2 is equals to m not, मतलब प्लस m not by 2 वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पर सडन जंप आ गया भाई, सडन जंप। और चेक कर लो एक बार x इक्वल टू एल पे क्या सीन है, तो एट x इक्वल टू एल पे भी सीन चेक कर लेते हैं। इसको मैं ना यहाँ ले लेता हूँ, बाद में कॉपी करने में प्रॉब्लम आएगा। x इक्वल टू एल m प्लस m नॉट l बाय l माइनस m नॉट इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए था, 0 आ गया। x इक्वल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये तो। अब
आप देख सकते हो दिस इक्वेशन इज दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो नो प्रॉब्लम। क्या सीखा सर? हमने ये सीखा, पहले तो इसे हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूं मैं नोट्स को, फिर मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं कि हमने क्या सीखा। इसको बार सर हमने ये सीखा, इसे मैं रूल 4 कहूंगा। अभी तक कौन सा चल रहा था हमारा? रूल 3। सो रूल 4, concentrated movement causes sudden jump in bending moment diagram। अगर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो जंप ऊपर की तरफ होगा। ये जंप ऊपर की तरफ हुआ, clockwise will create jump in upward direction, anti-clockwise will create jump in downward direction। एक और बात, no such sudden change is observed in shear force, and this makes our rule। एक बात और देखिए, अगर मैं इसे शिफ्ट कर देता तो ये लाइन भी शिफ्ट होती है ऐसी, तो इंटरनल फोर्सेस में चेंजेस आ जाते हैं। ये इंटरनल फोर्सेस ही तो है, और इंटरनल फोर्सेस चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि नॉट फॉर इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के लिए चेंज करोगे तो ये लाइन का वैल्यू, ये लाइन का लोकेशन चेंज हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी का लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज और नोट कर सकते हो आप, जस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स, इसमें फोर्स भी आ गए, एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट causes discontinuity, shear force and bending। This is not a rule but a point to be remembered। ठीक है। और अगर ये डिसकंटिन्यूटी है तो आपको अब अगली बार कभी भी आप एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो सबसे पहले यू हैव टू, कोई भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स दिख रहा है, जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स दिख गया, यहां दिख गया, आपको रुकना है और उसको उसको टेक केयर करना है। बेसिकली यू हैव टू बी कॉन्शियस एट दैट टाइम। चलिए सर, दो एग्जांपल के थ्रू आपने कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस के बारे में काफी बात कर ली। अब एक बात मैं कंटिन्यूअस या डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग के बारे में भी करूंगा, बस दिस वुड बी अवर लास्ट डिस्कशन। और इसके लिए मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस डिराइव करके दूंगा। लेट्स डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे की जाए?
एक जनरल केस लेते हैं, मोस्ट जनरल केस, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग, इन जनरल मैं तो सभी के लिए डिराइव कर रहा हूँ. लेट्स से ये बीम है आपकी, इस पे लोडिंग है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, रैंडम वेरिएशन मान लिया भाई मैंने तो, मतलब इससे जनरल केस और क्या लेके दिखाऊं आपको. ठीक है सर. अब निकालने क्या है मुझे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वेरिएशंस देखना है कि जब मैं अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग मूव कर रहा हूं तो शेयर फोर्स में क्या चेंज आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट में क्या चेंज आ रहा है. अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सर दो ऐसी चीज है जो बीम के अंदर है, तो आपको कट्स लगाने पड़ेंगे. तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं देख लेता हूं कि एक यहां पर क्या वैल्यू है और एक यहां पर क्या वैल्यू है. मतलब लेट्स से यहां पर v है और यहां पर v प्लस डेल्टा v है, तो मुझे डेल्टा v चाहिए इस डेल्टा x लेंथ में कितना चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट आई वांट. सर आपको कैसे पता है कि डेल्टा v ये प्लस ही हो रहा है. अरे मैंने बोला भाई अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरे को, इस सेक्शन को बीम के बाहर निकाल लेते हैं, ये पार्ट को, ये बीम है आपकी, ये बीम है. बीम को मैं थोड़ा सा इस बार 3D में दिखा देता हूँ. तो 3D तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम इसको. सर कट लगा दिया आपने? हाँ मैंने लगाया. तो सर इंटरनल फोर्सेस बनाइए. मैंने बोला बिल्कुल. ये प्लस एक्सिस है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव लूंगा, और ये बेंडिंग, चलो अभी बाद में बनाएंगे. और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव आएगा. एक एक्टिविटी और बता रहा हूँ, अब याद आ गई भी दिमाग में. आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई. यहां पर कट लगाओ, मैं करके दिखा देता हूं. चलो एक बार रुक जाओ. ये p/2 है. वैसे हम ये मेथड्स फॉलो नहीं करेंगे, बट फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए. यहां कट लगा दिया, क्या दिक्कत है, अब तो जहां कट लगाना है लगाओ. ये माइनस एक्स एक्सिस है तो बस ध्यान रखना शेयर फोर्स अब ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा. इसको ऐसे दिखाता हूं मैं, रुक जाओ. और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां कट लगाया हो ना, तो यहां शेयर फोर्स आएगा. आप जानते हो इसके बाद जो है शेयर फोर्स, ये लेट्स से वी ऑफ एक्स ऐसा है, तो यहां पर भी वी ऑफ एक्स ऊपर की तरफ आएगा. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं. और एक कट लगाया है आपने, जितने कट लगा के खेल खेलोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यू जस्ट स्टार्ट प्लेइंग विद दिस डायग्राम्स. अब इनको मैं कंबाइन कर दूंगा तो वीएक्स और वीएस कैंसिल ऑफ हो जाएंगे. पहली बात, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव. ये कट किया है मैंने बीम को यहां से बेसिकली, और ये उसी के दो पार्ट है. अब चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो, यहां से कैलकुलेट कर लो. यहां से कैलकुलेट करोगे तो वी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस p/2, देख के बता सकता है कोई भी. और यहां पर भी वी ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे तो माइनस p/2 आया था. तो वैल्यू सेम आ रही है. माइनस मतलब नीचे आएगा p/2. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो बोथ द केसेस v of x is equals to minus p/2. और जब कंबाइन करोगे इनको, दे विल कैंसिल ऑफ, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हैं. लेट्स सी कहीं स्पेस बाकी हो हमारे पास. एक काम करता, ठीक है छोटा करेंगे. यहाँ आया था ना, यही लिख देता हूँ इसी डायग्राम के साथ. ठीक है चलिए. इट इज कम. तो वही बात है, मैंने यहाँ पर दोनों फेसेस. तो सर यहाँ पर मान लेते हैं v है. अच्छा लोडिंग तो लगाओ. मैंने रुक जाओ भाई, लोडिंग लगा देता हूँ. अब एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0. सर क्यों? अगर डेल्टा x टेंड टू 0 हो जाएगा तो उसका एक फायदा ये होगा कि ये जो वेरिएबल है लोडिंग, कुछ भी कर्व हो, ये मैं से स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकता हूं.
That is the beauty of taking a differential element. I can assume this delta x. अगर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, अगर आप इसे dx मान लेते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग मान सकता हूं। ठीक सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मान लेते हैं वैल्यू है v। ठीक सर, तो यहां पर होगी v प्लस dv। सर आपको कैसे पता? अरे मतलब भाई नेगेटिव होगी तो आ जाएगी, मत चिंता कर। यहां पर मान लो बेंडिंग मोमेंट m, तो यहां हो जाएगा m प्लस। सर आपको पता कैसे चेंज हो रहा है? अरे मैं बोल तो रहा हूं कि अगर नहीं होगा तो 0 भी आ जाएगा चेंज, उसकी चिंता नहीं करें हम। चलिए बस ये हो गया बाहर। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है आपको पूरे सब्जेक्ट में और कुछ नहीं करना। लगाओ इक्विलिब्रियम वापस से, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, इसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ वेरी हो रही होगी। यहाँ पर Q कुछ और होगा, इसको हम Q से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। इनकी यूनिट होती है न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसमें जब लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर लेंथ में जो इफेक्ट है इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग का वो मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे तो हम इस QX को कांस्टेंट मान ही सकते हैं इस जोन में। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, इसलिए तो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। तो लेट्स से इट इज Q। तो ये लोड कितना हो जाएगा सर? लेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। सर लेंथ है ये रिजल्टेंट आ गया, इट इज नथिंग बट QDX। चलिए सारे फोर्सेस बन चुके हैं और इसकी लोकेशन क्या होगी? dx बाय, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो मे बी दिस थिंग्स आर सीम्स टू बी, सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव के लिए? मैंने कहा मैं रूल बुक बना के दे रहा हूं आपको। एट द एंड ऑफ द डे आपको 6-7 रूल्स याद रखने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट उसके पीछे के रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि गेट में अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको बेसिक्स याद होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग, जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, you need to develop your concepts. If your concepts are very well developed, you can develop your techniques, that's it। चलिए तो समेशन एफ ऑफ वाई 0 कर देते हैं, ऊपर मान के पॉजिटिव। तो भाई v सबसे पहले ऊपर, फिर q dx नीचे सर, फिर माइनस v माइनस डी नीचे है ना, इक्वल टू 0। b से v कैंसिल हो गया, dv अपॉन dx आ गया माइनस q। ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास। एक्चुअली मैं अगर इसको और थोड़ा सही से लिखें तो v इज अ फंक्शन ऑफ x, q इज एंड q इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। इसमें एक चीज और याद रखें जनरलाइजेशन करने के लिए, कि ये तो लोडिंग नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव आया। अगर ये लोडिंग ऊपर की तरफ होती, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसी लोडिंग होती भी, तो क्या होता? सर ऐसी लोडिंग होती तो ये प्लस आ जाता, तो ये भी प्लस आ जाता। तो यहां पर दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। हम तो जनरलाइज इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं ताकि हमें ध्यान रहे। प्लस माइनस, प्लस होगी अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग ऊपर की तरफ है, और माइनस होगी अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग नीचे की तरफ। दैट्स इट। ठीक है, चलो तो ये पहली इक्वेशन डिराइव हुई। नेक्स्ट समेशन मोमेंट 0 कर देते हैं। क्या कर लेता हूँ, डायग्राम है, फिर बाद में नीचे ले जाएंगे उसको। समेशन मोमेंट आप बताएं, इस सेक्शन के अबाउट ले लेते हैं 0। सो लेट्स कॉल दिस एज ओ। तो सर सबसे पहले तो
Any direction you can assume positive. That's totally up to you. तो m पॉजिटिव में आ गया. v अब एक एक करके यहां से ले रहा हूं. m का आ गया. v का देखते हैं. तो v का आएगा सर प्लस v इंटू डी एक्स. q का आएगा q dx इंटू डी एक्स बाई टू. माइनस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है. करेक्ट ना. v प्लस dv का 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर ही पॉइंट लिया है. और m प्लस dm नेगेटिव आ गया. माइनस m माइनस. अब क्या क्या जा रहा है देखो. m से m गया. ये हो जाएगा v dx माइनस q dx का होल स्क्वायर अपॉन. अब यहां टर्म्स देखो कैसी. ये dx है और ये dx स्क्वायर है. एक जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं. dx बहुत छोटी लेंथ है 0.00011. तो ये क्या हो जाएगी 0.00001 का होल स्क्वायर. मतलब ये तो भाई स्क्वायर कर दिया आप. मतलब ये अगर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर माइनस 5 ऑर्डर में है ये. तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 ऑर्डर में चले जाएगी. और ये चलिए कोई भी ऑर्डर में हो क्योंकि ये dx इसके ऊपर पावर नहीं है. तो ये हो सकता है तो 4 में होगी या 5 में होगी या 6 में होगी या 3 में होगी. डजंट मैटर. मतलब इसे कहेंगे हम हायर ऑर्डर टर्म. HOT. और इसे आप बहुत सेफली नेग्लेक्ट कर सकते हो. नेग्लेक्टिंग. तो मैं dx स्क्वायर को dx और dm के सामने नेग्लेक्ट कर रहा हूं. अगर dx क्यूब होता तो फिर dx स्क्वायर को मैं शायद नेग्लेक्ट कर पाता, शायद नहीं कर पाता. और करता भी तो फिर मैं dx क्यूब और dx स्क्वायर को dx और dm के सामने नेग्लेक्ट करता. दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि हम कभी भी नेग्लेक्ट करते हैं. व्हेनेवर योर टीचर राइट्स कि वी आर नेग्लेक्टिंग, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आप किसके सामने नेग्लेक्ट कर रहे हो. टीचर से पूछे कि सर ये किसके सामने नेग्लेक्ट हो रहा है. सो दैट यू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. तो आपके पास इक्वेशन आ गई. dm by dx is equals to. These are the two important equations. तो यहां पर एक चीज है. लोडिंग चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो. ये वाला टर्म तो देखो चला ही गया ना. माइनस क्यू है. तो यहां पर ये वाला टर्म तो जीरो हो ही गया. अगर लोडिंग ऊपर भी होती तो भी ये प्लस आ जाता. ये प्लस आ जाता. बट फिर भी ये तो नेग्लेक्ट ही हो गया तो इसका इफेक्ट नहीं आता यहाँ पर. तो ये चीज भी याद है. तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि बहुत सिंपल है. और अब हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और उससे रूल्स बनाने हैं. बस 2 3 4 रूल्स और बन जाएंगे वहां से. एंड अवर जॉब ऑफ डेवलपिंग अ रूल बुक वुड बी ओवर. कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार प्लीज. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. You have any doubt please ask. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. Just a moment, I'll be back.
अच्छा एक बात बताना, अभी आपको ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है? अभी आवाज कैसी है? ये वाली वॉइस कैसी है? पहले से अच्छी है, ये पहले से खराब है? बेटर। ऐसे स्टार्ट करूं मैं, चलेगा? चलिए। ओके, सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, बस अब कुछ नहीं करना है हमें, इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। और देखो यार, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, सी आई ऑलवेज बिलीव दैट कि rather than just teaching, I must develop your aptitude for this, for engineering. तो ये इक्वेशंस जो आप देख रहे हो, ये देखने में तो चलो ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशंस है, बट ऐसी इक्वेशंस आपको काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन में भी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो रिलेट करना आपको आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट सेम है। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे देखिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ग्राफ इंटरप्रिटेशन, लेट अस इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है आपकी dv बाय dx इज इक्वल टू क्यू, ये इनफैक्ट प्लस माइनस क्यू। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, एक कर्व बनाते हैं रैंडमली, एंड दिस इज बिटवीन q वर्सेस x। और लेट्स से लोडिंग जो है आपकी वो फॉर एग्जांपल इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस केस में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी यहां से, पहली इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अभी के लिए मैं dv अपॉन dx को q लिख लेता हूं। इनफैक्ट मैं से dv इज इक्वल टू q dx लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे चेंज निकालना है शेयर फोर्स डायग्राम में। सी गाइस, मुझे क्या निकालना है? अभी हम क्या कर रहे थे कि सर मुझे अगली वैल्यू पता चल जाए, बस हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे चेंज पता चल जाए। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल पे तो मैं खड़ा हूं तो मुझे पता है, फाइनल वैल्यू मुझे पता चल जाए। तो चेंज निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले डीवी निकाल रहा हूं आपके साथ कि डीवी क्या होगा। तो सर डीवी क्यू डी एक्स होगा। अच्छा क्यू डी एक्स क्या होगा? तो सर एक काम करते हैं, डीएक्स ले लेते हैं, यहां पर डीएक्स लेंथ, ये डीएक्स मान लो। तो ये वैल्यू क्या होगी? सर ये तो क्यू मान लेते हैं इसको, तो ये कुछ चेंज वैल्यू मिलेगी, क्यू प्लस डी क्यू। एक काम करो, लेट्स डू वन स्मॉल टास्क, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दो। बहुत छोटी सी स्ट्रिप है डीआर, ये बनाई बहुत मोटी है मैंने, क्यों? क्योंकि ये लेंथ डीएक्स है। फिर भी इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो। ट्रेपेजियम का एरिया सर होगा इसका एरिया हाफ sum of parallel sides into distance between them. अब फिर देखो, ये dq मल्टीप्लाई बाय dx है, मतलब ये वापस से ऑर्डर बढ़ गया, क्योंकि dq का यहां पर देखो, समझना बात, यहां पे सिर्फ dx लिखा है, यहां पे dx और dq दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हायर ऑर्डर टर्म, इसे नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं इसके सामने। मैं अकेले dx को नहीं नेग्लेक्ट कर सकता जीरो के सामने, बट मैं dq dx को नेग्लेक्ट कर सकता हूं ds के सामने। तो ये आंसर आ जाएगा आपका q dx, मतलब q dx इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो एक काम करते हैं, ये पूरा एरिया निकाल,
मतलब लेट्स से फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट टू दिस फाइनल पॉइंट, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल। तो यहां पर भी इंटीग्रेट हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो फाइनल वैल्यू ऑफ shear फोर्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ shear फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर लोडिंग। एक चीज जरूर है जो सर आपने अभी हटा दी थी, हमको ये समझा रहे थे आप, इसलिए प्लस और माइनस। Now this is going to be a very important proof। मतलब आपको देखो जीरो से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल वैल्यू तो जीरो होगी, फाइनल मिल जाएगी आपको एरिया निकाल के। बताऊंगा आपको इस इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करना है, अभी तो हम बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। This is an important topic for us. So let's proceed further now. चलो यार, अब देखो यार, इस इक्वेशन की कहानी तो हो गई, अब इस इक्वेशन की कहानी समझते हैं। dv by dx is equals to plus minus qx। अब हमारे पास एक इक्वेशन और थी dm by dx is equals to v। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मान लो अब आपका shear force डायग्राम बन चुका है, so you have with you shear force diagram। So let's say we have v versus x with us, we have v versus x with us। Going like this। ये भी ड्रॉ करा आपने, ऊपर की इंफॉर्मेशन मिल गई आपको उससे, ठीक है सर, मान लेते हैं। तो वापस से vdx क्या हो जाएगा सर, ये स्ट्रिप हो जाएगी। ये कैसा भी हो सकता है डियर, ऐसा डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, मैं तो इन जनरल ड्रॉ कर रहा हूं। फिर वही काम कि सर ये एरिया निकालेंगे तो ये एरिया कितना आएगा, vdx। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस नाउ। सो dm विल बी इक्वल टू vdx। मुझे चेंज निकाला था बेंडिंग मोमेंट में, तो mf माइनस m इनिशियल, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा एरिया अंडर shear फोर्स डायग्राम। हाँ, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहां पर प्लस माइनस का इक्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर प्लस माइनस का दूसरा प्रॉब्लम, और वो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये प्लस माइनस आपको लेना ही पड़ेगा। बट सर यहां तो इफेक्ट नहीं आ रहा था, मेरी बात समझो एक मिनट। प्लस तब लोगे जब आपका एरिया अबव प्लस एक्सिस, और माइनस कब लोगे जब एरिया बिलो माइनस एक्सिस। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ये मान लो shear force डायग्राम है, ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, मान लो ये p/2 है, ये l/2 है, तो भाई ये लेंथ तो माइनस हुई ना, तो एरिया निकालोगे तो माइनस p/2 मल्टीप्लाई बाय l/2 करोगे तो माइनस pl/4 आंसर आएगा आपका। तो या तो इसको ऐसे इंक्लूड कर लो या फिर पहले से इसमें माइनस लगा दो क्योंकि नीचे, और फिर इसे प्लस ले दो, तो आंसर एट द एंड माइनस आना चाहिए अगर एरिया नेगेटिव है तो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एरिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये भी एक हमारा इंफॉर्मेशन हो गई है। दो इंफॉर्मेशन और आ गई है आपके पास, और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और एक और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इन्हीं इक्वेशन से। इक्वेशन को वापस लिखता हूं मैं कि सर जो Q है वो है dv अपॉन dx प्लस माइनस, और जो m है, सॉरी v है, वो है dm अपॉन dx। चलिए अलग अलग केसेस देखते हैं Q के, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग हो गया, ये तो अभी तक हम जनरल डिराइव कर रहे थे। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया और
यूवीएल हो गया, तो कैसे केसेस डेवलप होंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, टेबल बना देते हैं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं u of x v of x। मान लो q of x 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक काम करते हैं, बेटर होगा कि इसे q of x यहां लिख देता हूं, v of x यहां लिख देता हूं, m of x यहां लिख देता हूं। पहला केस लेते हैं q of x 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1, q of x इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन है q इक्वल टू प्लस माइनस dv अपॉन dx। q of x 0 है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि dv जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा और v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। लेट्स से कांस्टेंट इज c। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सर q ऑफ x 0 का मतलब क्या हुआ? अरे भाई ये हुआ q ऑफ x 0 का मतलब, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, ये p/2, ये p/2, ये p, तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है। ये क्या है? यहां पर भी तो यूडीएल ही है एक तरीके से, और इस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है? 0। ठीक है, तो यहां पर एक हाइपोथेटिकल एक्सक्यूज मी, इसलिए आपको याद हो तो यहां पर वैल्यू कांस्टेंट आई थी शेयर फोर्स की, p/2, p/2, p/2। आई होप यू रिमेंबर दिस। चलिए सर, ये तो ठीक है। m ऑफ x देख लो, m is equals to dm by dx equal to v, which is equal to a constant in this problem। तो m is equals to, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसे, c1 dx, m is equals to c1x plus c2। तो दिस इज बेसिकली योर m is a function of x। ये आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जैसे कांस्टेंट भी स्ट्रेट लाइन होती है, अब यूडीएल ले लो, मतलब ये खुद ही कांस्टेंट हो गया, लेट्स से c2 या c3, s2। केस 2 है आपका कि q ऑफ x जो है अब आपका खुद का कांस्टेंट है, c3 कांस्टेंट है कोई, तो dq या dv अपॉन dx is equals to qx, which is a constant, not a function of x। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? v is equals to c3x plus c4, और dm by dx अगर आप लिखोगे v के बराबर, तो c3x plus c4, तो m आ जाएगा आपका c3x square by 2 plus c4x plus c5। मतलब अब ये बात है कि v जो हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका, और m जो हो जाएगा वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नाउ टू कंटिन्यू द सेम स्टोरी, इसे आप यूवीएल ले लीजिए। मतलब अब ये खुद ही यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो चुका है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो चुका है। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और ये मतलब एक एक करके ऑर्डर इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पॉइंट टू बी नोटेड।
तो इसे भी हम साथ रख लेते हैं। चलिए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने, वापस से उस प्रॉब्लम को एक बार और सॉल्व करते हैं, बट अब हमारे मेथड से जो हमने डेवलप किया। 80-90% of the rules are now being developed and the problem was p by 2 p by 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट होगा। हाँ सर, कंसंट्रेटेड फोर्स है p by 2 का, तो जंप मारेगा ऊपर की तरफ, मार दिया जंप p by 2। यहां पर qx 0 है तो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, सर कांस्टेंट हो गया। p का सडन जंप नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये यहां पर कंसंट्रेटेड फोर्स है, तो इसी p का सडन जंप आ गया नीचे की तरफ, तो ये माइनस p by 2 हो गया। फिर लोडिंग 0 हो गई, यहां पर q 0 हो गया तो ये कांस्टेंट रहेगा, और फिर सडन जंप आ जाएगा ऊपर की तरफ। आपको याद होगा कितनी देर लगी थी हमको पहले सॉल्व करने में, तो अभी हमने थोड़ी मेहनत कर ली, बट अब लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और ये आपने रटा नहीं है, आपको समझ में आया है। सब बेंडिंग मोमेंट भी बता दीजिए, देख ले भाई, बेंडिंग मोमेंट भी देख ले। जीरो से स्टार्ट होगा सर, होगा वैल्यूज क्या थी, एम एफ माइनस एम आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एरिया ऑफ शियर फोर्स है क्या। अब आपको भी ऐसे ही बोलना है, एम एफ निकालना है, एम आई 0 प्लस या माइनस, पहले ये प्लस वाला एरिया इसको डील कर लो सर, प्लस कितना एरिया होगा सर p by 2, और ये लेंथ है सर यहाँ पर l by 2, तो p by 2 into l by 2 is pl by 4। अच्छा सर ठीक है, मतलब यहां पर वैल्यू pl by 4 लिख देता हूं, बट सर इसे कनेक्ट कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन से करना है। देखो यार q जब 0 होता है तो ये कांस्टेंट होता है और ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगा, ये कर दिया। अब वैसे तो आपको पता है यहाँ 0 आएगा, बट चेक कर लो एक बार। एम एफ निकालना है, इनिशियल वैल्यू क्या है pl by 4 प्लस या माइनस, अब एरिया हो चुका है माइनस माइनस, और माइनस में क्या p by 2 into l by 2, दो बार माइनस मत ले लेना है, बल्कि माइनस p by 2 भी लगा दो, एक ही बार लेना है। तो ये माइनस pl by 4 माइनस pl by 4 कैंसिल, mf 0। ये कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, हार्डली 20 सेकेंड्स, अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करता था। तो ये मेथड अब आपको धीरे धीरे, और अच्छा एक चीज और बता दूं, जरा कॉमन सेंस यूज करिएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट एरिया से करो। देखो प्लस था, अगर एरिया प्लस है, शियर फोर्स डायग्राम प्लस में है, तो ये लोडिंग को ऊपर, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऊपर की तरफ खींचेगा, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू ऐड होगी, जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल प्लस माइनस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो अगर प्लस है शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया, तो ये एम आई में ऐड होगा तो ये ऊपर की तरफ जंप लगाएगा। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं बार बार, आपको डायरेक्टली ऐड करो और बढ़ाओ। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां तो क्या था, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम। अब लोडिंग डायग्राम के अंडर का एरिया क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 0, तो वी एफ इक्वल टू वी आई आएगा। बट अगर ये एरिया प्लस होता, मतलब लोडिंग ऊपर की तरफ होती यहां पर, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचती, और नेगेटिव होती, मतलब लोडिंग नीचे की तरफ होती, तो ये डायग्राम को नीचे की तरफ ले जाती। एग्जांपल से देखते हैं आपसे। लेक्चर दिस इज 4.1 ओनली, 4.2 लिख देता हूं उसको, 4.1 है वो, ये दो पीडीएफ बन जाएगी आपकी।
Today the date is today date is 6 September. Now आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? So just hold on for a minute, I'll be back. चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। I hope you are able to see the screen back. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं जिसमें सिंपली सपोर्टेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है। अलग अलग टाइप के वेरिएशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी रूल बुक पूरी बनी नहीं है हमारी, जब बन जाएगी तब मैं आपको पूरी एक साथ रूल बुक दिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हम देखें कि 0 से स्टार्ट होगा और देयर विल बी अ जंप ऑफ 56 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ। फिर यहां पे कोई लोडिंग नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर 42 का जंप नीचे की तरफ आएगा। 42 का जंप नीचे की तरफ आएगा, 56 में से 42 गए तो बचे आपके 16, करेक्ट? कैलकुलेटर रख लेता हूं, काफी सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो दैट इज योर 14, सॉरी। तो जब भी जैसे ही पॉइंट लोड आ रहा है, देखिए मैं रुक रहा हूं, आई एम टेकिंग अ स्टॉप। तो जब भी पॉइंट लोड आए तो यू हैव टू स्टॉप एंड डू द सडन चेंजेस। अगर पॉइंट फोर्सेस है तो एसएफडी में पॉइंट मोमेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है तो बीएमडी। अब क्या करोगे सर? अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग आ गई तो आपके पास फॉर्मूला है VF माइनस VI इज इक्वल टू प्लस माइनस एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम का एरिया कितना है? 14 into 6, दैट इज प्लस माइनस 84। माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ माइनस। अच्छा, फाइनल वैल्यू क्या है सर? निकालनी है। इनिशियल वैल्यू क्या है? अभी अब इनिशियल आपके लिए 14 हो चुका है सर। -14 या माइनस तो पहले से ही है, 14 आ जाएगा तो VF आ जाएगा आपका -70।
अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो कनेक्ट कैसे करोगे? स्ट्रेट लाइन से, -7 तो कर दिए सर। और अब 70 का जंप आएगा ऊपर की तरफ वापस से कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, प्लस 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 पे खत्म हो गया। इन एरियाज को मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और सर, आपने कहा था अभी, वही बात मैं वापस से दोहराऊंगा कि देखो ये लोडिंग माइनस नीचे की तरफ है, तो ये डायग्राम को देखो नीचे की तरफ पुश करके ले जा रही है। यू कैन सी दिस डायग्राम इज पुशिंग द डायग्राम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये लोड नीचे की तरफ था आपका, तो ये शेयर फोर्स को भी नीचे की तरफ खींच के ले जा रहा है। तो आप ये नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली कैसे कर सकते थे सर? इनिशियल वैल्यू 14 है और 14 इंटू 6 84, 84 से नीचे चला जाएगा, 14 को 84 नीचे ले जाऊंगा तो -70 बचेगा, -70, 70 के बाद ऊपर, डन प्रॉब्लम, क्विक लाइक दैट। अब जैसे एरिया पॉजिटिव है, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं आपके कंफर्ट जोन के लिए, प्लस माइनस एरिया ऑफ शेयर फोल्डर, सॉरी बेंड, हाँ शेयर फोल्डर। अब ये प्लस है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऊपर की तरफ खींचेगा, देख लो। फाइनल निकालना है सर, इनिशियल क्या है? 0, एरिया कितना है? 56 इंटू 3, 118, सॉरी 168। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये आ गया 168। अब यहां पर एरिया प्लस से सॉरी माइनस चेंज हो रहा है, तो यहां पर आपको रुकना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले लेता हूं, ये वाली लाइन यहां आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये वाली लाइन आगे एक्सटेंड कर देता हूं, और ये वाली, मतलब यहां पर आपको रुक रुक के वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्रेक्स आ रहे ना यार, ये प्लस, ये ब्रेक था कि यार ये रेक्टेंगल था और ये ट्राइंगल बन गया, तो हमने पहले तो यहां से यहां कैलकुलेट कर लिया। अब ये प्लस, ये ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ये 14 है लेंथ यहां पर, हाँ मतलब 14 है। ये लेंथ कितनी है सर? ये पता नहीं चल रही है, तो बता सकता है लेंथ कितनी होगी विद इन ऑलमोस्ट डूइंग नो कैलकुलेशन? देखो मैं बताता हूं, ये 14 0 कैसे बना आपका? ये 14 0 कैसे बना सर? इस 14 किलो न्यूटन पर मीटर के कारण बना। अब मैं यहां से, यस आफ्ताब, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, यहां से कितनी लेंथ उठाऊं कि ये 14 को 0 बना दे? मतलब सर इतना मैग्नीट्यूड ले लो कि ये भी 14 आ जाए, मतलब ये लेंथ आपकी इतनी होना चाहिए, दिस लेंथ x शुड बी सच दैट कि 14 में जब मैं x मल्टीप्लाई करूं, ये वाले 14 में जब मैं x मल्टीप्लाई करूं, तो वो इस 14 को 0 बना दे, मतलब चेंज कितना रहा है 14 का, तो ये भी वैल्यू 14 ही होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 1 मीटर। उल्टा करके देख लो, यहां पर 1 मीटर लेंथ ले लो, यहां पे जब 1 मीटर लेंथ लोगे आप, तो ये कितना आएगा? 14 आएगा, और 14 का लोड 14 को 0 ही तो ले जाएगा, लाइक तो बस। अब देखो ये प्लस था तो ये ऊपर खींच गया, अभी वापस से प्लस है तो ये ऊपर खींचेगा, कितना ऊपर खींचेगा सर? 14 इंटू 1, 14 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 7 हो गया, 7 ऊपर खींचेगा, मतलब ये 168 है अगर, तो ये 175 वैल्यू आ जाएगी। बट लेट मी रिमाइंड यू माय फ्रेंड कि ये कांस्टेंट है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन। अब ये कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है,
मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड भी हो सकती है, कॉन्केविटी अपवर्ड भी हो सकती है। अब ये कॉन्केविटी अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, इसके बारे में मैं 5 मिनट बाद डिटेल डिस्कशन करूंगा। पहले इसे खत्म कर देता हूं, सेइंग दैट कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब बचा ये वाला पार्ट, पता है सर 0 आना, चेक कर लेते हैं एक बार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये 1 मीटर है, ये 5 मीटर हो जाएगा। हाँ सर, ये एरिया कितना हो जाएगा सर? हाफ बेस इंटू हाइट। सर 175 एरिया आ रहा है, माइनस है मतलब नीचे की तरफ ले जाएगा, तो प्लस 175 को माइनस 175 करोगे तो नीचे की तरफ ही तो आएगा। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ तो आपकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी या कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। इसको बोलते हैं कि अगर ऐसा कर्व है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ऐसा बोल लो, ऐसा बोल लो, और अगर ऐसा कर्व है तो कॉन्केविटी अपवर्ड। ये डिसाइड करना सिखाना है मुझे आपको, वो मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैं रिकैप करता हूं। कांस्टेंट जंप आया नीचे का 42, तो 40, फिर लोडिंग नीचे की तरफ है तो ये डायग्राम को नीचे ले जाएगा। 14 इंटू 6 एरिया कैलकुलेट कर लो, 84 एरिया आया। 14 को 84 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 70, ये 70 का जंप आ गया, खत्म। फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट किया आपने, ये शेयर फोर्स डायग्राम प्लस है तो ये बेंडिंग मोमेंट को इंक्रीज करेगा, चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये तो बाकी अभी हमने सॉल्व किया। अब अभी कर्वेचर लिखना सीखना है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड और कॉन्केविटी अपवर्ड कैसे हो सकती है। चलिए, तो अब वो ये आखिरी आपका कॉन्सेप्ट बचा था जो मैंने रूल बुक बनाने से रोक रहा था। अब ये जनरल पूरी इंजीनियरिंग में काम आएगा आपको। हाउ टू चेक कॉन्केविटी ऑफ कर्व्स। इसलिए मैं इसको एक जनरल टॉपिक बना के पढ़ा देता हूं, ताकि वेरेवर व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग विल हेल्प यू। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये एक्स वाई कर्व, मुझे यहां से यहां जाना, 3 रास्ते हैं। या तो मैं स्ट्रेट लाइन से जाऊंगा, या फिर मैं इस तरह से जाऊंगा, या फिर मैं इस तरह से जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो ये स्ट्रेट लाइन तो इशू है ही, ये हो गई आपकी अपवर्ड। तो कैसे पता करोगे? देखो, पहला तो ये कि आप फर्स्ट डिफरेंशियल चेक करो dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या होता है कि अगर आप x चेंज करोगे तो y में कितना चेंज हो रहा है। मतलब मैंने देखो x चेंज करा, ये x चेंज करा यहां से यहां, तो y में कितना चेंज हुआ? y में ये इतना चेंज हुआ। अब देखो मैंने x इंक्रीज करा तो y भी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब होता है dy बाय dx ग्रेटर देन 0। बट dy बाय dx ग्रेटर देन 0 दोनों में, देखो मैं x चेंज कर रहा हूं, ये x इंक्रीज करा इस कर्व पे मैंने, तो y की वैल्यू क्या मिली? y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और dy बाय dx आप सब जानते हो इस कर्व का टेंजेंट होगा, इसी देख लो, इट इज नथिंग बट टेंजेंट, ये थीटा, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू tan थीटा, जिसे हम स्लोप m भी बोलते हैं। तो स्लोप आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि कॉन्केविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि दोनों केस में वो ग्रेटर देन 0 है। चलिए इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। जैसे y जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या, ये कर्व कैसा होगा कि जैसे जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लाइक दैट। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लेट्स से केसेस ऑफ कोरोना इज इंक्रीजिंग। अब वो कर्व ऐसा भी हो सकता है और वो कर्व ऐसा भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन कोई होगा तो उसका dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन का dy by dx लेस देन 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने देखो x इंक्रीज करा, यहां से थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आप x इंक्रीज करिए, सर कर दिए x इंक्रीज, ये देखो ये x इंक्रीज कर दिए, तो यहां पर एक y की वैल्यू थी ये और यहां पर y की वैल्यू है ये, मतलब y क्या हुआ आपका डाउन हुआ, तो x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जैसे 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 आपने मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखा होगा, साल बढ़ते गए आपका इंटरनेट का डेटा का कॉस्ट कम होता चला गया, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा। यहाँ पे dy by dx की वैल्यू हो जाएगी लेस दैन, बट दे आर ऑफ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंस टू अस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो हमें कॉन्केविटी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो कॉन्केविटी की इंफॉर्मेशन एक्चुअली में कौन देता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, ये हो गई कॉन्केविटी डाउनवर्ड। आपको याद होगा कि इस केस के लिए आप हमेशा लिखते थे ये y है ये x है, तो आप लिखते थे d2y by dx स्क्वायर लेस दैन, ये लिखते थे आप, इसे कहते हैं हम मैक्सिमा। और मिनिमा की कंडीशन के लिए आप लिखते थे, कॉन्केविटी अपवर्ड होती मिनिमा में हमेशा, d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन। दिस इज फॉर मैक्सिमा, दिस इज फॉर मिनिमा। ये भी ठीक है सर, समझ गए, बट ये ऐसा क्यों लिखते हैं पता है इसके रीजन क्या है? इसका रीजन मैं समझाता हूं, देखिए कोई भी एक लेके समझा देता हूं। मान लेते हैं दिस इज अ कर्व लाइक दिस, यहां पर स्लोप देखिए क्या है, थीटा। यहां देखिए स्लोप, क्या बता सकते हो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं? तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कैन यू टेल मी स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप x increases, स्लोप डिक्रीजेस। ये x इंक्रीज करा आपने, देखो ना जैसे जैसे आप जा रहे हो तो आपकी लाइन लेटती चली जा रही है ऐसे, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये कि स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और स्लोप क्या होता है आपका? dy by dx। तो यहां से आ जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन फॉर मैक्सिमम, और d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमम। यहां स्लोप इंक्रीज होगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, कुल मिलाकर पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर क्या हुआ आपका स्लोप, याद रखें डिक्रीज हुआ, यहां पर क्या हुआ स्लोप इंक्रीज। तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में इसको, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड, एरो ऊपर आएगा। जो आपके हाथ, अगर आप हाथ ऐसे बनाओगे तो जो आपके हाथ की रेखाएं हैं वो स्काई की तरफ दिखेगी, और जब स्लोप डिक्रीज होगा तो रेखाएं नीचे की तरफ दिखेगी। दिस इज आवर नेक्स्ट रूल, और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं d2y अपॉन स्लोप इंक्रीजेस मतलब ग्रेटर देन 0, स्लोप डिक्रीजेस मतलब लेस देन।
अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो सर हमारे इसमें कैसे देखेंगे, आपको क्या देखना है? देखो हमारे इसमें dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्यू है इन आवर सब्जेक्ट। और dm अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेट्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये शियर फोर्स डायग्राम। यहां एक को ऐसा करिए, ये लोडिंग डायग्राम मान लीजिए और ये शियर फोर्स डायग्राम मान लीजिए, और शियर फोर्स डायग्राम लेट्स से ऐसा। तो dm by dx क्या होगा, v मतलब व्हाट इज dm by dx, dm by dx dy by dx स्लोप होता है yx कर्व का, तो dm by dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हिच इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो अगर शियर फोर्स इंक्रीज होगा तो d2m अपॉन dx स्क्वायर, मतलब स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होगी, इंक्रीज होगा मतलब कॉन्केविटी, और v डिक्रीज होगा मतलब कॉन्केविटी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट dv अपॉन dx क्या है सर, ये स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम विच इज q के बराबर। तो अगर q इंक्रीज होगा तो dv अपॉन dx इंक्रीज होगा, मतलब d2v अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। अब मैं मुझे कैसे याद हो रहा है, ये ऊपर की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ से, और q डिक्रीज होगा तो कॉन्केविटी। तो आप डायरेक्टली q और v से जज कर सकते हो, मतलब v से मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जज कर सकता हूं और q से मैं शियर फोर्स डायग्राम का कर्वेचर चेक कर सकता हूं। वैसे शियर फोर्स डायग्राम का कर्वेचर चेक करने में तो अभी समय है, क्योंकि यूवीएल जब तक नहीं होगा तब तक उसमें कर्वेचर आएगा नहीं। चलिए, तो कर्वेचर की बात बाकी थी वो कर देते हैं खत्म, यही कर लेते हैं खत्म। अब यहां से यहां जाना है आपको, ये कौन सा कर्व है, एम एम एक्स, मतलब डीएम बाई डी एक्स देखना है तुमको, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो कि वी के बराबर है। अब वी देख लो क्या हो रहा है, वी सर डिक्रीज हो रहा है, वी डिक्रीज हो रहा है मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड, मतलब ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ गई, देख रहे हो आप, लाइक दिस। यहां देखते हैं यहां क्या होगा, बता सकते हो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी डीएम बाई डी एक्स जो है वो वी के बराबर। कैन यू टेल मी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, दैट शुड बी योर आंसर। डाउनवर्ड, ओके। देखो पहली नजर में देखोगे तो ये 0 है, ये -10 है, ये -20 है, ये -30 है, और फिर -70 आया, मतलब v इंक्रीज तो हो रहा है, मतलब नेगेटिव v इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव में कोई चीज इंक्रीज होती है मतलब v डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस। तो यहां पर भी v डिक्रीज ही हो रहा है, और चूंकि v डिक्रीज हो रहा है इसलिए कॉन्केविटी डाउनवर्ड ही होगी। ओके,
इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं अभी आपके लिए और फिर बाकी मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्या आपको ये होमवर्क चाहिए? जैसा बोलो, एक क्वेश्चन और करा दूं कि ये होमवर्क दूंगा आपको? होमवर्क और भी दूंगा मैं आपको, 2 क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा, जल्दी बोलो। 11 बजे बाद कोई क्लास तो नहीं है तुम लोगों की? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, यू हैव लेक्चर्स? ओके ओके ओके, तो देन इट इज फाइन। तो फिर एक काम करते हैं, अगर आपके लेक्चर हैं तो फिर एक काम करते हैं, 11:30 को है ना? चलो ठीक है, अभी तो 6 मिनट है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। कि ब्रेक चाहिए आपको, आधे घंटे का ब्रेक भी चाहिएगा, ब्रेक चाहिएगा, ठीक है। एक काम करो, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है आपके लिए, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शीट भेज दूंगा तो फिर यार इसमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, मजा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता हूं आप सॉल्यूशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करना घर पर। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ये भी प्रैक्टिस करना, जो कर दिया हमने सॉल्व ऑलरेडी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको देता मैं, और एक क्वेश्चन ये ले लो स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस के लिए। 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, एक मैं सॉल्व कर चुका हूं और एक आपको करना है। ये शीट अपलोड नहीं करूंगा मैं भी। ठीक है, आपने 3 स्क्रीनशॉट ले लिए क्वेश्चंस के, और अभी 5 मिनट है तो मैं एक काम कर रहा हूं आप ही के सामने, ये अपलोड कर दूंगा मैं शीट आज आपके लिए। तो जितने भी हमने रूल्स बनाए हैं उसे हम एक तरफ कर देते हैं। देखिए, पहले 2 रूल आपने देखे थे, इनफैक्ट 3 रूल शुरुआत में देख लिए थे हमने। ये फर्स्ट 3 रूल्स कॉपी कर दिए यहाँ पर मैंने, मैं सारे रूल्स एक साथ कर देता हूँ। फिर आपका यहाँ पे रूल्स आए थे कुछ, फिर दिस वाज वन ऑफ द, लास्ट वन वुड बी दिस। ठीक है, जस्ट यू कैन रिकैपिचुलेट वंस। लेफ्ट टू रास्ट टाइट करना है, एसएफडी बीएमडी 0 से स्टार्ट होगा। जंप की बात थी यहाँ पर दोनों रूल्स में, इसे आप रूल 4 तक था, ये रूल 5 बोल दीजिए। नंबर 6, नंबर 7, एक रह गया है, वो भी डाल देता हूँ। आई थिंक ये वाला रह गया। ठीक है, so we have all the rules over here.
मैं इसे वापस से कॉपी करता हूं सबको। I'll cut them all. और ये जो आपको शीट आज मैं देने वाला हूं, ये जो आपकी आज की पीडीएफ है, इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूं रूल बुक, और इसी में इसको मैं हाईलाइट भी किया हूं यहाँ पे देखो, और यहीं पर आपको सारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन जब करोगे तो ये बस ये रूल बुक पढ़ सकते हो आपसे। तो आपके पास ये थ्योरी हो गई है, इसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करें, और अभी यूवीएल चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको डेडिकेटेडली बताऊंगा यूवीएल के साथ कैसे डील करना है आपको, ठीक है। अभी के लिए आप चाहें तो जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको वो प्रैक्टिस करें, और जब सिलेबस का एसएफडी बीएमडी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नेक्स्ट लेक्चर का शेड्यूल क्या है आपका, और इस बार 3 लेक्चर होंगे आपके अगले हफ्ते, ठीक है। वी मेक श्योर कि वी हैव 3 लेक्चर्स नेक्स्ट टाइम। So hopefully I will complete first chapter of Psalm also in that time. चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। Sir. Yes ma'am, give me please. Dhanesh. Yes ma'am. Just Yes, sir.